एक लड़का अपनी बैंक की ड्यूटी को ख़त्म करके अपने मामा के घर जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कोई नहीं होता। वहाँ पे होती है सिर्फ उसके मामा की बेटी यानी कि उसकी छोटी बहन। वो उससे पूछता है कि मामा मामी कहाँ गए, तो वो बताती है कोई काम था इसलिए बाहर गए हैं। तभी ये लड़का क्या करता है, अपनी छोटी बहन के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक बात कहूँ। वो कहती है हाँ भैया कहिए क्या कहना है। वो कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों जीवन भर एक साथ रहें। अब जैसे ही उसकी छोटी बहन ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो अपने भैया से बोलती कि भैया आज तो आपने ये वाली बात बोल दी है लेकिन आगे से मत बोलना। आपको पता है मैं आपकी छोटी बहन हूँ, छोटी बहन जैसी हूँ और आप मुझसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से जाइए और आगे से इस बारे में कभी सोच मत लेना। अब ये लड़का वहाँ से चला जाता है। थोड़ा समय बीतता है। अब थोड़े दिन बाद वो दोबारा से ऐसा ही मौका ढूंढता है कि जब घर पे कोई ना हो, और एक दिन फिर से घर पे कोई नहीं होता। ये लड़का फिर से अपने मामा के घर जाता है और फिर अपने मामा की बेटी से कहता है कि देखो मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे आज भी कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बताओ करोगी तुम मुझसे शादी। अब जैसे ही ये वाली बात उस लड़की के सामने आती है तो वो लड़की कहती है कि भैया उस दिन तो मैंने आपको माफ़ कर दिया था लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आप मेरे बड़े भैया हो, बड़े भैया की तरह रहिए, लेकिन अब आपने हद पार कर दी है। इसीलिए अब मैं ये सारी बातें मम्मी पापा को बताऊंगी ताकि आगे से आप ऐसी कोई हरकत ना कर सकें। वो लड़की ये सारी बातें जाके अपने मम्मी पापा को बता देती है और जैसे ही ये वाली बात वो अपनी मम्मी पापा को बताती है तो उसके मम्मी पापा को आ जाता है गुस्सा और इस लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि कभी अपना चेहरा भी मत दिखाना। अब ये लड़का चला जाता है। समय बीत जाता है लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये लड़का कुछ इस तरह से आएगा कि ये एक दरिंदा बन जाएगा और एक बहुत बड़ा खूनी बन जाएगा। दोस्तों जब इस लड़के की कहानी सामने आई तो सभी लोग चौंक गए और आज इसी लड़के की कहानी होगी कि आखिर इसने ऐसा क्या किया, क्या दरिंदगी की जिसकी वजह से आज भी भोपाल के लोग जब ये कहानी पढ़ते हैं तो इसका नाम सबके सामने आ जाता है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से और भोपाल में ही एक जगह लगती है लाल घाटी और वहीं पे एक मैरिज गार्डन है जिसका नाम है सुंदरवन कोहिनूर मैरिज गार्डन। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 8 मई 2014 की। 8 मई 2014 को सुंदरवन कोहिनूर मैरिज गार्डन के अंदर एक शादी हो रही होती है जिसमें लड़की का नाम होता है जयश्री नामदेव और लड़के का नाम होता है रोहित नामदेव। और दोस्तों ये दोनों जो हैं डॉक्टर हैं और इनकी शादी अरेंज मैरिज हो रही होती है और शादी बहुत ही धूमधाम से होती है क्योंकि दोनों ही पार्टियां बहुत अच्छी थीं, सारे रिश्तेदार आ रहे थे और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी सारी। और समय हो जाता है शाम के लगभग 8 बजे का। 8 बजे के समय पे सारी फैसिलिटीज़ हो रही थी, खाना पीना हो रहा था, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद जयमाला का समय आता है। अब जैसे ही जयमाला का समय आता है तो समय हो जाता है रात को लगभग 11 बजे का। जो खास रिश्तेदार थे वो तो वहीं पर रुक जाते हैं और जो आसपास के अड़ोस पड़ोस के होते हैं वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं दावत खा के। अब इसके बाद क्या होता है, रात को 11 बजे जयमाला का समय होता है। इसके बाद स्टेज पे जो रिश्तेदार हैं जिन्हें आशीर्वाद देना है, गिफ्ट देना है, उन सभी को जाना था। इसके बाद सबके फोटो खींचने थे। अब ऐसे ही करके एक एक करके सभी लोग रिश्तेदार जा रहे थे, उनको फोटो खींच रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, गिफ्ट देना था गिफ्ट दे रहे थे। तभी क्या होता है दोस्तों, एक नकाबपोश अचानक से ही स्टेज पर चढ़ जाता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये कौन है और वो नकाबपोश जो है उस डॉक्टरनी जो होती है लड़की उसके पास जाता है, दुल्हन के पास, और उसके सामने जाके अचानक से ही पिस्तौल निकाल के उसके ऊपर तान देता है। अब कोई कुछ कर पाता, कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नकाबपोश फायर कर देता है और वो गोली सीधे जाके जो दुल्हन है उसके गले में लगती है और गले से होकर पार हो जाती है। सभी लोग ये सीन देखकर चौंक जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। इसके बाद क्या होता है, वो एक और फायर करता है लेकिन वो फायर बच जाता है। अब वो नकाबपोश जो दूल्हा बैठा हुआ है दूल्हे की तरफ अपनी बंदूक घुमा लेता है
और दूल्हे की तरफ जैसे ही फायर कर रहा होता है तभी वो दूल्हा क्या करता है, यानी कि रोहित नामदेव, वो तुरंत ही उस हथियारे के हाथ में झटका मार देता है। और जैसे ही वो झटका मारता है तो उसकी बंदूक का निशाना कहीं और हो जाता है, वो सीधा लगता है दूल्हे के खास दोस्त के पैर में। उसकी गोली जो है दूल्हे के दोस्त की जांघ में लग जाती है, वो नीचे गिर के तड़पने लगता है। इतने ही देर में क्या होता है दोस्तों, वो दोबारा से दूल्हे की तरफ ट्रिगर घुमाता है, अपनी बंदूक को घुमाता है। इतनी ही देर में जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे वो सभी लोग उस नकाबपोश को पकड़ लेते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। और जो दुल्हन है, जिस जगह पे बैठी हुई थी, जिस सिंहासन पे बैठी हुई थी जहाँ पे फोटो खिंचता है, वो वहीं पे पड़ी की पड़ी रह जाती है। उसके गर्दन से खून निकल रहा होता है और वो कुछ बोल नहीं पा रही होती क्योंकि गोली जो है उसके गले में पड़ती है। इतनी ही देर में क्या होता है, उस लड़की के परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार लोग क्या करते हैं, उसे तुरंत ही आनन फानन में एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और जो गोली चलाने वाला नकाबपोश था उसे लोगों ने पकड़ लिया था और उसे पकड़ के जितने भी लोग थे, जितनी बेदर्दी से हो सकता था, उसे पकड़ के पीट रहे थे क्योंकि उसने शादी में खलड़ डाल दी थी और जो दुल्हन थी उसी को गोली मार दी थी और दूल्हे को गोली मारने जा रहा था। उसे पकड़ के बुरी बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। इतने में ही कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि जो मैरिज गार्डन है वहाँ पे कोई नकाबपोश आ गया है, उसने दुल्हन को गोली मार दी है, दूल्हे को गोली मार रहा था, उससे पहले ही हमने उसे पकड़ लिया है, दुल्हन को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, आप जल्दी से आ जाइए। अब थोड़ी ही देर में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो है पुलिस पहुँच जाती है और जो नकाबपोश था उसे लोग पकड़ के पीट रहे थे, मार रहे थे, उसे लोगों से बचाया जाता है। तो तब उसका चेहरा जो है खून से लालम लाल हो रहा होता है क्योंकि जो बाराती थे, घराती थे, उसे बुरी तरह से पीटते हैं। इसके बाद क्या होता है, उस नकाबपोश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उसको बचाया जा सके, उसका उपचार कराया जा सके। इधर में दुल्हन को भी ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो दुल्हन है वो हॉस्पिटल तक पहुंच तो जाती है लेकिन उपचार के दौरान ही दुल्हन की मौत हो जाती है और जो नकाबपोश था उसका उपचार अभी हॉस्पिटल में चल रहा था। अब इसके बाद जो पुलिस की टीम है वो मैरिज गार्डन पहुंचती है, वहाँ पे जाके जितने भी सबूत थे उन सभी को कलेक्ट करती है और इसके बाद जो दुल्हन है जिसका नाम है जयश्री नामदेव, उसके पिता से पूछा जाता है कि आपको किसके ऊपर शक है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दुल्हन है जिसका उसका नाम है जयश्री नामदेव, वो डॉक्टर है, डॉक्टर जयश्री नामदेव। इसकी माँ का नाम है लक्ष्मी और इसके पिता का नाम है घनश्याम नामदेव, जो कि विद्युत मंडल से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। अब उसके पिता से पूछा जाता है, घनश्याम नामदेव से, क्या आप इसे जानते हैं जिसने आपकी बेटी के ऊपर गोली चलाई है? तब जाके जो घनश्याम नामदेव है, दुल्हन का पिता, वो बताता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ और इसने गोली क्यों चलाई है मैं ये भी जानता हूँ। अब उससे पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये कौन है और इसने गोली क्यों चलाई है। इसके बाद जो घनश्याम नामदेव है, दुल्हन के पिता, वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं कि होता क्या है। दरअसल घनश्याम नामदेव बताते हैं कि मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है अंगूरी देवी। उसके पति जो हैं कई साल पहले गुजर गए हैं। उनके 2 बेटे थे जिसमें से बड़े बेटे का नाम है अनुराग नामदेव और छोटे बेटे का नाम है अंबर नामदेव। अब घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन का साथ दिया जाए। इसीलिए जो बड़ा बेटा है अनुराग नामदेव, उसे मैंने अपने घर पे रख लिया। उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मैं ही उठाता था। मैं अपने बेटे की तरह उसे पालता था क्योंकि मेरे कोई दूसरा बच्चा नहीं है, मेरे कोई दूसरी संतान नहीं है। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम है जयश्री नामदेव और आज उसमें गोली पड़ चुकी है। उसका उस समय इलाज चल रहा था। अब वो बताते हैं कि मैंने जो है अनुराग को अपने बेटे की तरह पाला, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। अब मेरी बेटी जो है नीट की तैयारी करती है ताकि वो डॉक्टरी में MBBS कर सके। इसके बाद वो MBBS की नीट की तैयारी करके MBBS में एडमिशन ले भी लेती है। और जो लड़का है वो बैंक में नौकरी पाने के लिए PO की तैयारी कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस लड़के को हमने पाला है वही हमारी बेटी की तरफ गलत निगाह लगा के बैठा हुआ है। दरअसल एक दिन घर पे कोई नहीं था, इसीलिए अनुराग क्या करता है, जयश्री के पास जाता है, यानी कि जो उसकी छोटी बहन जैसी थी, उसकी मामा की बेटी, उसके पास जाता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना चाहता हूँ। लेकिन जो जयश्री है, डॉक्टरनी है,
वो उससे साफ मना कर देती है और वो उससे कहती है कि आप मेरे बड़े भैया जैसे हो और मेरे बड़े भाई ही हो, आप मेरी तरफ गलत नज़र लगा के बैठे हो, आगे से इस बात के बारे में सोच नहीं लेना, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत जो है मम्मी पापा से कर दूंगी। तब तो वो चुप हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ दिन बाद वो दोबारा से जयश्री के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए जो जयश्री है वो अपने भाई की शिकायत जो है अपने माता पिता से करती है, और जैसे ही माता पिता से वो अपनी शिकायत करती है कि जो भैया हैं वो मेरे ऊपर गलत नज़र लगाए बैठे हुए हैं और वो मेरे से शादी करने की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वैसे ही जो लड़की के पिता है उस लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन तू तो सपोला निकला, जिस थाली में खा रहा है उसी में जहर उगल रहा है। इसीलिए आज के बाद मेरे घर की तरफ झांक भी मत जाना और आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। वो उस लड़के को घर से निकाल देते हैं और अनुराग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस समय तक अनुराग की नौकरी जो है बैंक में लग चुकी थी, वो पीओ की पोस्ट पे था। अब इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, किसी को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। इसी बीच जो लड़की के पिता हैं वो क्या है, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं, ताकि उनकी बेटी अब डॉक्टर बन चुकी थी और जो डॉक्टर थी वो बाल रोग विशेषज्ञ थी। अब उनकी बेटी तो डॉक्टर बन चुकी थी, इसीलिए उन्हें एक डॉक्टर ही लड़का चाहिए था। दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो डॉक्टर से ही शादी करता है। अब ऐसे ही वो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है रोहित नामदेव। वो भी डॉक्टर था और वो सर्जन था और उसने भी उसी कॉलेज से पढ़ाई की थी जिस कॉलेज से जयश्री ने पढ़ाई की थी। अब इसके बाद इन दोनों को मिलाया जाता है तो इनकी बात कराई जाती है और बात कराई जाती है तो जो रोहित नामदेव है उसे पहली नज़र में ही जयश्री से प्यार हो जाता है। इसके बाद शादी पक्की हो जाती है और पहले होती है इनकी सगाई की डेट होती है 3 फरवरी 2014 और 3 फरवरी 2014 को जब इनकी सगाई होती है तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो खींचते हैं। तो रोहित नामदेव क्या करता है, अपनी पत्नी और अपनी फ़ोटो जो होती है उसे फेसबुक पे लगाता है और अपनी खुशी का इजहार करता है और वो कहता है कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे देखते ही आपको प्यार हो जाए। यानी कि जो डॉक्टर रोहित नामदेव हैं, जो एक सर्जन हैं, उन्हें अपनी होने वाली पत्नी जयश्री नामदेव से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और वो बहुत खुश होता है कि मेरी इससे शादी हो रही है। अब क्या होता है, तारीख आती है 8 मई 2014। 8 मई 2014 की शाम को डॉक्टर रोहित नामदेव और डॉक्टर जयश्री नामदेव की शादी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। सुंदरवन कोहिनूर मैरिज गार्डन बुक किया जाता है और बड़ी लग्जरी शादी होती है क्योंकि दोनों ही डॉक्टर थे, परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लग्जरी शादी हो रही होती है, रात का समय हो जाता है, बरमाला हो जाती है और बरमाला के बाद में रिश्तेदार आशीर्वाद देने आते हैं। तभी एक नकाबपोश स्टेज पे चढ़ाता है और वो आके जो जयश्री थी उसमें आके गोली मार देता है। वो डॉक्टर रोहित नामदेव को भी गोली मारता है जो दूल्हा है, लेकिन दूल्हा जो है उसके हाथ को झटक देता है, उसकी वजह से वो गोली उसके दोस्त के पैर में जाके लगती है, वो घायल हो जाता है और इसी बीच उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सारी कहानी खुल के सामने आ चुकी थी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और पूरे 1 साल का समय बीत जाता है। तारीख आती है 11 फरवरी 2015 और 11 फरवरी 2015 को जो जज साहब होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो अनुराग नामदेव की सजा सुनाते हैं, आदेश सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी पूरी उम्र जो है सलाखों के पीछे कटनी चाहिए। यानी कि अनुराग नामदेव को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन जो लड़की के पिता हैं घनश्याम नामदेव इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि इसने मेरी बेटी की इतनी बेदर्दी से हत्या की है, मैंने इसका इतने बुरे समय में इसका साथ दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे घर में मेरी बेटी के ऊपर ही गलत नज़र लगाए बैठा है। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और इसे फांसी की सज़ा दिला के मानूंगा। इसके बाद जो लड़की के पिता घनश्याम नामदेव हैं वो हाई कोर्ट तक भी जाते हैं, लेकिन जब आगे तक जाते हैं तो पुलिस कार्रवाई कर रही होती है। तभी जाके पता चलता है कि सागर जिले की गड़ाकोटा करके एक जगह है, वहीं से जो अनुराग है उसने 17,000 रुपये की पिस्तौल खरीदी थी और उसी से गोली मारी थी। अभी क्या होता है, इसके बाद अनुराग की जो है उम्र कैद की सज़ा चल ही रही होती है और समय बीत जाता है 4 साल का।
तारीख आती है 27 मई 2019। 27 मई 2019 को क्या होता है, अनुराग ने पेरोल के लिए अर्जी दी हुई थी। अब 27 मई 2019 को उसे 15 दिन की पेरोल मिलती है और वहाँ से जैसे ही वो जेल से छूटता है 15 दिन के लिए, वो सीधा अपनी माँ के घर जाता है, अपनी माँ से मिलता है और 15 दिन तक अपनी माँ के साथ ही उनके घर रहता है। और अब इसकी पेरोल की अवधि ख़त्म होने वाली थी। तारीख होती है 12 जून 2019। 12 जून 2019 को उसे शाम को 5 बजे जेल में हाजिर होना था। लेकिन उससे पहले क्या होता है दोस्तों, 12 जून 2019 को सुबह 5 बजे ही वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। अब जैसे ही ये वाली खबर सामने आती है कि अनुराग नामदेव, जिसने अपनी ही छोटी बहन से प्यार किया था, यानी कि अपनी मामा की बेटी से प्यार किया था, और उसने जब उससे शादी नहीं की तो उसने शादी वाले दिन ही अपनी बहन की हत्या कर दी। आज वो पेरोल पे बाहर आया हुआ था और आज उसकी पेरोल जो है ख़त्म होने वाली थी। शाम को 5 बजे उसे जेल में हाजिर होना था, लेकिन सुबह 5 बजे ही उसने आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद पूरे शहर में एक खबर फैल जाती है। इसके बाद क्या होता है, न्यूज़ वाले सीधे जो लड़की के पिता हैं घनश्याम नामदेव, उनसे जाके पूछते हैं कि जब इस लड़के ने यानी कि अनुराग ने आत्महत्या कर ली है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। तब वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये आत्महत्या करे। मैं चाहता था कि कानून के हिसाब से इसे सख्त से सख्त सज़ा मिले, क्योंकि उस समय जब इसके घर में खाने के लाले थे, उस समय मैंने इसका साथ दिया था। मैंने इसे अपने बेटे की तरह घर में रखा था। मेरा कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। तो मैंने कहा मेरा हाथ बटाएगा ये। मैं अपने बेटे की तरह इसे घर में रखा और इसने मेरी बेटी को ही अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और फिर इसने उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों, जो लड़की का होने वाला पति था डॉक्टर रोहित नामदेव, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, डॉक्टर रोहित नामदेव जब उससे ये वाली बात की जाती है तो वो किसी से कैसी भी बात नहीं करता। बताया जाता है कि जिस रात को ये घटना हुई थी, उसी रात को उसने अपना और अपनी होने वाली पत्नी जयश्री नामदेव का फोटो फेसबुक पे डाला था और उसके ऊपर लिखा था कि कैसा लगता है जब आप जिससे प्यार करते हैं वही आपके सामने मर जाए। दोस्तों, दूसरे दिन जयश्री नामदेव का अंतिम संस्कार हुआ था, वो वहाँ भी नहीं गया। उसने किसी से कैसी भी बात नहीं की, क्योंकि जो डॉक्टर रोहित नामदेव थे वो अपनी होने वाली पत्नी जयश्री नामदेव से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके घर में कोई ऐसी कहानी चल रही है जिसकी वजह से उसकी होने वाली पत्नी की हत्या भी हो सकती है। हत्या तो डॉक्टर रोहित नामदेव की भी होती, लेकिन उसने वक्त रहते ही हत्यारे के हाथ में हाथ मार दिया, जिसकी वजह से निशाना चूक गया। नहीं तो हो सकता था उस रात डॉक्टर रोहित नामदेव के साथ भी ऐसा ही कुछ गलत होता। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि अगर कोई आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विश्वासघात करें। आज का समय ऐसा भी नहीं है कि आप किसी का साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं तो उसे अपने घर में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, परिस्थितियाँ होती हैं। आदमी क्या है, बहन के पति मर चुके हैं, 2 बच्चे हैं, उसके पिता ने तो यही सोचा कि मैं इसका साथ दे दूँ। उसे थोड़ी पता था कि ये लड़का कल को इनके घर में आके छेद करना चाहेगा। अब कहानियों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।